नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो देखिए, आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज हम बात करने वाले हैं शिशु रोग के विषय में। आप जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं या फिर आप में से कोई नए माता पिता बने हैं या फिर आपके घर में कोई छोटा बच्चा, उसके विषय में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर आपका बच्चा जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, तो ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको है या फिर कोई क्यूरोसिटी है इससे जुड़ी हुई, तो आप इस मंच के जरिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा। इन सब पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए, गर्मी की तपिश झेलने के बाद बरसात का मौसम लोगों को बहुत सुहाना लगता है। ये मौसम जितना सुकून भरा होता है उतना ही जोखिम भरा भी, क्योंकि बारिश अपने साथ तमाम तरह की बीमारियां लेकर आती है। इस मौसम में सबसे ज्यादा संक्रमण का जोखिम बढ़ता है, इसलिए जितना हो सके खुद को और बच्चों का खास ख्याल रखें। ये मौसम सबसे चैलेंज भरा नए माता पिता बनने वालों के लिए होता है। ऐसे में नए पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल किस तरह रखें, ये बड़ा सवाल है। बारिश के मौसम में बच्चे को भीगने से बचाएं। बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, लेकिन छाता रेनकोट साथ ले जाना ना भूलें। वहीं मौसम की नमी से बचने के लिए बच्चों को आरामदायक पूरी तरह से सूखे हुए सूती कपड़े और मौसम ठंडा होने की सूरत में हल्के मोटे कपड़े पहनाएं। बारिश के मौसम में बच्चे का बिस्तर या डायपर गीला ना रहने दें, क्योंकि इस मौसम में डायपर देर तक गीला रहने से उसकी स्किन पर रैशेज हो सकते हैं, साथ ही इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा ठंड लगने से वो बीमार भी हो सकते हैं। बरसात के मौसम में बच्चों को हेल्दी रखने के लिए साफ सफाई का खास ख्याल रखें। ध्यान रहे बच्चों के खिलौने, दूध की बोतल, उनके संपर्क में आने वाली कोई भी चीज गंदी ना हो, इससे संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है। बरसात में मच्छरों का आतंक तेजी से फैलता है, इससे डेंगू, मलेरिया जैसी तमाम बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों को मच्छर के प्रकोप से बचाने के लिए मच्छरदानी या खिड़कियों पर जाली लगवाएं, ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। बरसात में बच्चों को होने वाली बीमारियों से लड़ने में इम्यूनिटी का बूस्ट होना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए उन्हें ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं। बता दें कि माँ के दूध से शिशुओं को एंटीबॉडीज मिलती है, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और संक्रमण से बचाती है। बरसात का मौसम ठंडा होता है, इसीलिए छोटे बच्चों को रोज नहलाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो मॉनसून सीजन में बच्चे को हफ्ते में 3 से 4 बार नहला सकते हैं। वहीं अगर बच्चे को बाहर ले जाना है तो उसे गुनगुने पानी से ही नहलाएं तो बेहतर रहेगा। अगर किसी कारण से बच्चे को बुखार, शारीरिक दर्द या छींक आने जैसी दिक्कत है तो इसे अनदेखा ना करें। ऐसा करने से वायरल इन्फेक्शन होने का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जितना जल्दी संभव हो डॉक्टर से संपर्क करें। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट हमारे जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी, डॉक्टर मीनल सिंह है हमारे साथ, सीनियर कंसल्टेंट हैं। हमारे से डॉक्टर मृदुल अग्रवाल भी जुड़े हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, सभी पीडियाट्रिक हैं हमारे साथ। इनके अलावा डॉक्टर अमित कुमार भी जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। तो पहले डॉक्टर अमित का मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अमित, छोटे बच्चों का हम यहाँ पर आज जिक्र कर रहे हैं बेसिकली। कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं? देखिए, अभी अगर हम मानसून सीज़न की बात करें तो भी ये वाला सीज़न काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, क्योंकि इस सीज़न में बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। हम अगर बच्चों को 2 एज ग्रुप में डिवाइड करें तो 2 साल से छोटे बच्चे और 2 साल से ऊपर के बच्चों में बीमारियों का पैटर्न थोड़ा डिफरेंस होता है। जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें इस सीज़न में डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके बचाव करने के लिए हमको अधिक से अधिक ये करना है कि बच्चों को हमको बाहर निकालना, बारिश में भीगना या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आना, ये हमको बचा के रखना है। और कोशिश ये करनी है कि बच्चे को मदर का फीड मिलता रहे। जितना ब्रेस्ट फीड अच्छे से मिलेगा उतना बच्चा इम्प्रूव करेगा, उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी रहेगी। और अगर हम 2 साल से ऊपर के बच्चों को देखें तो ऐसे बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चे बाहर ज़्यादा निकलते हैं और उनमें तरह तरह की दूसरी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, जो कि पानी से होने वाली बीमारियां, मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं, उनके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो ये सीज़न अभी से लेके अक्टूबर नवंबर तक का सीज़न काफ़ी ज़्यादा बच्चों की बीमारियों के हिसाब से बहुत हैवी जाता है। चलिए डॉक्टर मीनल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मीनल, ब्रेस्ट फीड कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए और कौन सी उम्र तक देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, तो ऐसे में आपका क्या सजेशन है? ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। वी से कि ब्रेस्ट फीडिंग का कोई मैच नहीं है, काउज मिल्क हो या फॉर्मूला मिल्क हो, दे आर नॉट मैच टू ब्रेस्ट फीड। एंड उसको 6 महीने तक देने के कंपल्सरी मैंडेटरी ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव रादर आई वुड से कि एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं माँ के दूध में जो गाय के दूध में या फॉर्मूला मिल्क में नहीं होती हैं, स्पेशली बीमारियों से लड़ने की ताकत जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ माँ के दूध से बच्चों में जाती है और वो बच्चे को किसी भी नहीं, बहुत सारा बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। इम्यूनिटी बच्चों की बेटर होती है अगर बच्चा माँ के दूध पे हो एक्सक्लूसिवली फॉर 6 मंथ्स एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे बच्चे होंगे जो फॉर्मूला मिल्क या गाय के दूध पे होंगे। तो यस, माँ का दूध बहुत ज़रूरी है 6 महीने तक। 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं, वो शुरू कर सकते हैं, जिसमें दाल हो गया, दाल का पानी, खिचड़ी, ये सब चीज़ें, बट 6 महीने तक एक्सक्लूसिव माँ का दूध ही देना लाभदायक होता है बच्चे के लिए। जी, हमारे साथ डॉक्टर मनीषा सिंघल भी अभी जुड़ी हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर मनीषा, जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे ब्रेस्ट फीड को लेकर, तो बहुत सारे केसेस में ये भी लोगों की क्यूरोसिटी होती है, क्वेश्चन होता है कि अगर हमें ब्रेस्ट फीड बंद करना है, फॉर्मूला मिल्क हम बंद करना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, सो काउ मिल्क कौन सी एज में हम शुरू कर सकते हैं? काउ मिल्क हम कौन सी एज में शुरू कर सकते हैं? एक्चुअली होता ये है कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट फीड इज़ द बेस्ट, और जितना हो सके उतना बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना चाहिए जी। आइडियली 6 मंथ तक तो हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही एडवाइस करते हैं कि हर बच्चे को शुरू के 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे ही रखा जाए। उसके बाद चालू होता है वीनिंग का प्रोसेस या कॉम्प्लीमेंट्री फीड का प्रोसेस, जिसमें कि हम सॉलिड चीज़ें स्टार्ट करते हैं और वो सॉलिड चीज़ों के साथ साथ ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू रखते हैं। ये प्रोसेस भी अप टू 1 ईयर चलता है। आफ्टर 1 ईयर यू कैन ऐड ऑन एनिमल मिल्क लाइक काउज मिल्क और एनी बफेलो मिल्क, बट दैट इज़ विथ लिमिटेड क्वांटिटी। हमको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना रहता है, क्योंकि बच्चे के जो गट होते हैं, जो इंटेस्टाइन होती है, वो उसके लिए अडेप्टेड नहीं होती है, वो उसको डाइजेशन करने के लिए उतना अच्छे से अडेप्टेड नहीं होती है, इसलिए हमको उसको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीड, अलॉन्ग विद द सॉलिड्स। तो 1 साल से ऊपर के बच्चों में हम धीरे धीरे करके काउज मिल्क हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डॉक्टर मृदुल, एक और बहुत कॉमन चीज़ हम देखते हैं बच्चों में, कॉन्स्टिपेशन। सो आपके हिसाब से कॉन्स्टिपेशन की बड़ी वजह क्या होती है, या क्या यही बड़ी वजह है कि हम सॉलिड पे स्विच नहीं करते टाइम पे, या कोई दूसरा रीज़न इसके पीछे आपको लगता है? सो कॉन्स्टिपेशन अगर हम बात कर रहे हैं कि बहुत छोटे बच्चों में उनके कारण थोड़े अलग होते हैं, और हम बाद के बच्चों में अगर कारण बात करें तो अलग होते हैं। छोटे बच्चे में कॉन्स्टिपेशन के कारण तो टाइप ऑफ फीड से भी कई बार हो सकता है, किस तरह के हम सप्लीमेंट्री फीडिंग जा रहे हैं उस पर होता है, और कई बार काउस मिल्क देने से कॉन्स्टिपेशन की परेशानी कई बार बढ़ती है, वो भी रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बाद के बच्चों की, बियॉन्ड इन्फेंट्स, मतलब छोटे बच्चों की बात करें जो कि इन्फेंट नहीं 1 साल से ऊपर, तब हमारा कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कुछ इस बात पे निर्धारित करता है कि क्या इंटेक ले रहे हैं, फाइबर इंटेक कितना है, फ्रूट्स इंटेक कितना है। केवल मिल्क इंटेक लेने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, बहुत रिफाइंड फूड अगर ले रहे हैं उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, शुगर की इंटेक कितनी है, ऑयल की इंटेक कितनी, इनसे भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण जो कॉन्स्टिपेशन का आजकल है वो एक रूटीन का प्रॉब्लम है कि बच्चे एक टाइमली मोशन के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, टॉयलेट ट्रेन नहीं है, मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले टॉयलेट जाते हैं, और या उसमें दिन में कभी भी चले जाते हैं जब उनको ऐसा महसूस होता है, तो उससे कॉन्स्टिपेशन काफ़ी बढ़ता है। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो मॉर्निंग में अगर उठ के पहले टॉयलेट क्लियर होके जा रहे हैं तो उससे उनका एक रूटीन अच्छा बनता है, कॉन्स्टिपेशन कम रहता है। लेकिन अगर वो एक खाली प्रेशर महसूस होने पे ही अगर टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली बढ़ता है। तो काफ़ी सारे रूटीन पे भी होता है, तो फूड इंटेक, रूटीन एंड टाइप ऑफ फूड, ये सब चीज़, और वाटर इंटेक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वाटर इंटेक कितना ले रहा है, उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन, जिससे कारण काफ़ी बढ़ रहा है एक्चुअली। काफ़ी बार बच्चों को आजकल कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है छोटे बच्चों को, तो एक ये कंसर्न पॉइंट है सब बच्चों का। डॉक्टर मीनल, ये भी कहा जाता है कि कई दफ़ा पानी कौन सी एज में दें, जैसे कि मैं भी काउ मिल्क का भी जिक्र मैंने किया, तो ये भी बहुत बड़ी क्यूरोसिटी स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो पहली दफ़ा माँ बाप बने हैं
और जानना चाहते हैं, तो ये इसके विषय में आप क्या बताएंगे कि इस एज में व्हाट इज़ द राइट एज कि हम पानी इंट्रोड्यूस कर दें, और अगर उससे पहले अगर हम पानी दे रहे हैं तो उसके क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? पानी 6 महीने के बाद ही इंट्रोड्यूस करना है। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट कर रहे हैं 6 महीने पे, जैसे खिचड़ी दलिया या जो भी चीज़ें कर रहे हैं स्टार्ट, तो उसके साथ पानी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिफोर दैट 6 मंथ से पहले बच्चे की जो थर्स्ट है वो क्वेंच हो जाती है बाय मदर्स मिल्क इटसेल्फ। इसीलिए बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ भी, नॉट इवन वाटर, पानी बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है 6 महीने से पहले। सो बहुत सारे पेरेंट्स यस आते हैं, स्पेशली न्यू पेरेंट्स, जो पूछते हैं कि इसको पानी दे सकते हैं कि नहीं, इफ़ द बेबी इज़ लाइक 1 मंथ या 2 महीने का है तो नहीं, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है 6 महीने से पहले। बच्चे की दूध और उसका माँ के दूध से बच्चे का जो पोषण है और जो थर्स्ट है वो पूरा मतलब रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाती है बच्चे की। पानी 6 महीने के बाद करना है। एंड आई पर्सनली से कि हर मील के बाद बच्चे को पानी ज़रूर दें, क्योंकि एज डॉक्टर मृदुल से कि प्रॉपर खाना टाइम पे नहीं स्टार्ट करने से और पानी भी कम लेने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम एग्रेवेट होती है। तो 6 महीने के बाद जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट कर रहे हैं, उसको जो भी दे रहे हैं उसके साथ, उसके बाद कोशिश करें कि बच्चे को थोड़ा ज़रूर पानी ऑफर करें। बट बिफोर 6 मंथ्स पानी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। पानी के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है बिफोर 6 मंथ्स ऑफ एज। तो अगर हमने पानी प्रॉपरली बॉइल्ड नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी, प्लस वो अननेसेसरी लोड है ऑन द बेबी अगर हम 6 मंथ से पहले दे रहे हैं। तो 6 मंथ्स के बाद भी जो पानी देना है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, या तो आरओ का होना चाहिए या उबाल के ठंडा किया हुआ होना चाहिए। नॉर्मल रूटीन वाटर बच्चे को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। डॉक्टर अमित, जब हम स्टरलाइजेशन करने की बात करते हैं तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जाहिर तौर पर हम स्टरलाइज करते हैं उनकी बॉटल या फिर जो भी वो यूज़ करने वाले हैं खाने पीने के लिए, तो ये कितनी एज तक हमें इंश्योर करना चाहिए कि पॉजिटिवली हमें ये करना ही करना है? देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। अगर हम एडल्ट से कंपेयर करें तो ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बिल्डअप होते जाती है। और इनिशियल 6 मंथ में तो हमको काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। इसके 2 कारण हैं बेसिकली। अगर हम इनिशियल 6 मंथ में बच्चा बीमार पड़ गया और उसको एंटीबायोटिक्स और इन हैवी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसकी इम्यूनिटी को और हैम्पर करती है और आगे उसके गट के अंदर जो माइक्रोबायोम्स होते हैं उनको भी डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए इनिशियल 6 मंथ में तो हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने बोलते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को ऊपर का ना पानी देना है, ना ही कुछ अननेसेसरी की चीज़ें, जैसे कई बार प्रैक्टिस होती है शहद देने की, ग्राइप वाटर, घुट्टी, और तो कई लोग चाय वगैरह भी पिला देते हैं। इस तरह से भी हमको केसेस देखने मिलते हैं। बट ये सब चीज़ें कुछ नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क देना है। मदर्स मिल्क इटसेल्फ इज़ सफिशिएंट, वो उसके अंदर सब कुछ होता है। तो आपको मदर्स मिल्क देना है और उसके अलावा दूसरा कुछ दूध नहीं देना है। अगर बाई चांस देना भी पड़ रहा है आपको ऊपर से दूसरा मिल्क, तो फार्मूला मिल्क अवेलेबल है मार्केट में, आप फार्मूला मिल्क यूज़ करिए। लेकिन उसके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, आपको फार्मूला मिल्क बनाने पड़ते हैं, उसके लिए आपने उसको वाटर ऐड करना है, बॉटल से यूज़ करना है। बॉटल्स अगर स्टरलाइज नहीं किए जाएंगे तो बॉटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करने के। और ये हमारे जैसे देश जो इंडिया है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी है और लोग उतने जागरूक नहीं हैं, वहाँ पे बॉटल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन स्मॉल चिल्ड्रन बिलो 6 मंथ ऑफ एज। 6 महीने के बाद बच्चा अपने आप ही थोड़ा चलना, क्रॉलिंग करना, बैठना, ज़मीन पे क्रॉल करना, ये सब चालू करता है। और धीरे धीरे उसके अंदर और छोटे छोटे एंटीजन जाके उसकी इम्यूनिटी और बिल्डअप करते जाते हैं। तो अप टू 6 मंथ ऑफ एज तो हमको स्ट्रिक्टली स्टरलाइजेशन फॉलो करना है और 6 मंथ के बाद भी फॉलो करना है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे बच्चे की इम्यूनिटी और बिल्डअप होते जाती है, जिससे बच्चा हल्के फुल्के इन्फेक्शन को भी टॉलरेट कर पाता है। तो मैं कहूँगा कि अप टू 1 ईयर ऑफ एज बच्चे में ज़्यादा प्रिकॉशन रखिए और 1 ईयर के बाद भी रखना है, लेकिन उसको धीरे धीरे रिलैक्स करते जाना है। डॉक्टर मृदुल, जैसे कि नॉर्मली बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीड बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, जो भी XYZ रीज़न उसके पीछे हैं। सो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या अगर हम ब्रेस्ट फीड की जगह फार्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है क्या वो कम होती है? अगर हम फार्मूला मिल्क की बात करें तो न्यूट्रिशन वैल्यू ऑन पेपर अगर देखा जाए मैच टू मैच इक्वल होती है और कई कम नहीं होती है। यूजली कई बार न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली बेटर होते हैं, आयरन फोर्टिफाइड होता है, पर डाइजेस्टिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी होती है और एक्चुअली इम्यूनोग्लोबिन जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं वो कम होता है। तो फार्मूला मिल्क अगर देखा जाए जो प्रिपेयर किया जाता है वो एक्चुअली मदर मिल्क के इक्वलेंट करके ही प्रिपेयर किया जाता है। और जब भी हम इसको अगर हम लोग वाटर सॉल्व करते हैं, सही अमाउंट में डालते हैं, जैसे कि अमाउंट है कि 30 ml में 1 स्कूप डालना होता है, सही अमाउंट में डालते हैं
तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है और ओवरऑल देखा जाए तो और न्यूट्रिशन टू न्यूट्रिशन कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ओनली थिंग होता है कि उसका सोर्स क्या है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहता है, वो मदर मिल्क जितना अच्छा नहीं होता है। इम्यूनिटी डेफिनेटली इसमें नहीं होती है, वो एक डिसएडवांटेज है। बट अगर मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो सेकंड बेस्ट चॉइस इज फॉर्मूला मिल्क ओनली। बट डॉक्टर मीनर ये भी देखा जाता है कई दफ़ा कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में फॉर्मूला मिल्क्स हैं जो बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। कई दफ़ा कुछ बहुत हैवी आते हैं, कुछ में वे प्रोटीन आई सपोज होता है, किसी में नहीं होता है, मतलब अलग अलग वैरायटी हैं। सो क्या ध्यान में रखना चाहिए जब आप अपने बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क लेने जा रहे हैं? मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हैं फॉर्मूला मिल्क के एंड ऑल ऑफ देम आर गुड, आई वुड नॉट से। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और कुछ बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है। जो बेसिक डिफरेंस होता है दो कुछ फॉर्मूला मिल्क जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज़ के होते हैं और कुछ इंडियन कंपनीज़ के होते हैं, उसमें प्राइस डिफरेंस होता है। एज़ फार एज न्यूट्रिशन इज़ कंसर्न डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है, बट बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं होता है इफ़ वी गो अगर अलग अलग ब्रांड्स हम लेना चाहें तो। बाकी यूजली हम अगर ज़रूरत पड़ी फार्मूला मिल्क की देने की तो जिस फार्मूला मिल्क से हमने शुरू किया है और हमें लगा कि बच्चा उसको अच्छे से टॉलरेट कर रहा है तो हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए, रादर दैन पेरेंट्स यूजली जो मेरे पास आते हैं वो स्टार्ट किसी से किया, फिर किसी दूसरे पेरेंट ने बोल दिया कि ये बेटर है एंड दे स्विच। सो दैट समटाइम्स गट बेसिकली बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है व्हेन हम फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो दैट इज़ अ बिट हैवियर टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू मदर्स मिल्क। तो अगर आपने एक फार्मूला मिल्क शुरू कर दिया है ड्यू टू व्हाट्सएवर रीज़न कि आप अपना मिल्क नहीं दे पा रहे हो तो एंड बच्चा उसको टॉलरेट कर रहा है तो कंटिन्यू विद दैट मिल्क इटसेल्फ रादर दैन कि आप स्विच कर रहे हो। एंड यू कैन गो फॉर एनी गुड ब्रांड्स, मैनी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। सो कोई भी अपने रिस्पेक्टिव पीडियाट्रिशियन से बात करके वो आप किसी भी ब्रांड के लिए जा सकते हैं, अच्छे ब्रांड्स के लिए। बट बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। ऑल द ब्रांड्स जो बनाते हैं जिसमें बेबी सेफ लिखा होता है दे आर बेबी सेफ एंड दे आर वेरी मच मैच्ड। वो काफ़ी इक्वल, जैसा कि डॉक्टर मृदुल ने बोला कि वो मैच्ड होते हैं, बट येस कुछ चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होती हैं मदर्स मिल्क में विच मेक्स मदर्स मिल्क सुपीरियर, बट फार्मूला मिल्क मोर और लेस सारे अच्छे हैं। डिपेंड्स कि कौन सा आपके बच्चे को सूट कर रहा है, आप यू कैन गो फॉर दैट, बट जस्ट टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन, आई वुड सजेस्ट दैट। डॉक्टर मनीषा, कई दफ़ा ये भी देखा जैसा भी हमने जिक्र किया फार्मूला मिल्क को लेकर कि कंपटीशन की एक फीलिंग डेवलप हो जाती है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जो नए नए माँ बाप बने हैं कि शायद जो दूसरे ने जो पैरामीटर्स फॉलो किए हैं लाइफ में शायद वही सही हैं या मैं कहीं गलत नहीं कर रहा या मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की पेरेंटिंग डिफरेंट होती है। एंड जहाँ बच्चा वर्ल्ड में आना सीख रहा है, सर्वाइव करना सीख रहा है, पेरेंट्स भी वो भी सीख रहे हैं हाउ टू डू पेरेंटिंग। सो वैसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगी? डॉक्टर मनीषा, माइक। So parenting should be taken very seriously because parenting पे डिपेंड करता है आपके बच्चे की साइकी एंड उसका अपब्रिंगिंग, आप किस तरह की दे रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं और क्या आपका बच्चा उसका वैल्यू सिस्टम क्या रहेगा और बड़ा होके वो क्या बनेगा। तो उसकी पर्सनालिटी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स बहुत कुछ डिपेंड करते हैं पेरेंट्स पे या जो भी केयर टेकर हैं। तो जो शुरुआती जो दिन होते हैं वहीं से, अगर आजकल तो गुड पेरेंटिंग के लिए भी सेशंस होते हैं, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, तो अगर हम प्रॉपरली जाएं और समझ के बिना किसी कंपटीशन में आए, जो आपका सवाल था कि कंपटीशन देख के हम एक दूसरे को देख के हम फॉलो करने लगते हैं, तो बजाय वो करने के क्या चीज़ सही है, सो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर हम आगे जाते हैं सो दैट्स ऑलवेज एडवाइजेबल और ऐसे ही होना चाहिए बजाय किसी से कॉम्पीट करने के, क्योंकि आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का बर्थ है और उसके बाद क्या पोस्ट डिलीवरी उसमें अगर कुछ इश्यूज़ हैं या किस तरह के डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो वो गायनोकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन बेटर समझते हैं। तो बच्चे के पीडियाट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही आपको आगे जाना चाहिए। और उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट की साइकोलॉजिकली हमें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं। सो रादर दैन हैविंग एनी कॉम्पिटिशन विद एनीवन, सो आप अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएँ तो वो बेटर रहेगा। डॉक्टर अमित, एक बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल होता है जब आप बच्चा डिलीवर करते हैं उसके बाद वैक्सीनेशन का। सो आई वांट टू नो कि ये जितनी एक लिस्ट होती है वैक्सीनेशन की, ये सारी मैंडेटरी होती हैं या कुछ एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको वैक्सीनेशन बच्चों को कराना है, जैसे 4 या 5 साल,
या फिर कौन से वो वैक्सीनेशंस हैं जिन्हें आप अवॉइड कर ही नहीं सकते? क्योंकि कई दफ़ा देखा जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ और पैरामीटर्स हैं, प्राइवेट में कुछ और पैरामीटर्स हैं। सो इस विषय में ज़रा थोड़ा बताइए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी रहता है पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि वेदर दे आर ओवर प्रोटेक्टिंग या फिर अंडर प्रोटेक्टिंग। इस तरह का उनके अंदर हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हम अपने बच्चों को कौन सा वैक्सीन लगाएं, कौन सा नहीं लगाएं। कोई बोलता है ये मैंडेटरी है, कोई बोलता है ये नॉन मैंडेटरी है। बट जो अभी हम हाल फिलहाल में हमारे कोरोना बीता है, और कोरोना के समय ज़्यादातर लोगों ने समझ लिया है कि भैया वैक्सीन की क्या वैल्यू होती है। एक वैक्सीन जो एक छोटा सा इंजेक्शन है वो आपको कितने बड़ी चीज़ों से बचा सकता है। वही हाल वैक्सीनेशन में है, जो बच्चों को रूटीनली लगाया जाता है। अब डिफरेंस आ जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैक्सीनेशंस अवेलेबल होते हैं, दे आर बेसिकली सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, and they are the bare minimum vaccination which should be given to all the people of the country। जो सर all people means all बच्चों को, जो childs हैं उनको देना होता है। तो उसमें गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है कि जो बेयर मिनिमम है उतना तो लगे। अभी तक तो उतना भी कवर नहीं हो पाता, अभी तक भी 70-80% तक ही इम्यूनाइजेशन कवरेज है, इतना कुछ करने के बाद भी। तो गवर्नमेंट का फोकस ये रहता है कि ज़्यादा लगाने के बजाय कम लगाएं, लेकिन जो लगाए कम से कम वो हर बच्चे को बहुत सारे लग लोग पाए। जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो शायद उनको टारगेट जी, करना। उनको अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, उससे ज़्यादा इशू होता है नॉलेज का। दे डोंट नो दी वैक्सीनेशन, उनको पता ही नहीं होता है कि वैक्सीनेशन कौन कौन से लगने होते हैं और कहाँ लगने होते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशन के ऊपर है, और आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं वो बाकायदा फ़ोन करते हैं, घर जाते हैं, बुला के बच्चे को गवर्नमेंट सेटअप में वैक्सीनेशन लगवाते हैं, तब जाके वैक्सीनेशन कवर हो पाता है, अदरवाइज़ वो भी नहीं लग पाता है। तो ये बात होती है एक जनरल कि आपको बेयर मिनिमम कितने लगाने हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैंडेटरी वैक्सीनेशन। पर मैंडेटरी वैक्सीनेशन के अलावा एडिशनल वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज जो एडिशनल डिजीज़ेज़ हैं, बीमारियां हैं, वो बहुत कॉमन हैं, लेकिन उनके लिए वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए वैक्सीनेशन प्राइवेट में अवेलेबल है। जैसे आप देख लीजिए हेपेटाइटिस से, जो कि पानी से होने वाले पीलिया से बचाता है, चिकन पॉक्स जो कि एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है उससे बचाता है, उसके अलावा टाइफाइड जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है उससे बचाता है, इन्फ्लुएंजा जो कि हर साल इस समय काफ़ी ज़्यादा पीक करता है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कराता है, जो कि काफ़ी कंटेजियस होता है, स्प्रेड करता है। इन्फ्लुएंजा के वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में नहीं लगते हैं, वो लगवाना चाहिए रहता है। निमोनिया के वैक्सीनेशन जो होते हैं, जो बच्चे को निमोनिया से बचाते हैं, वो सब वैक्सीनेशन कवर करने होते हैं। इसके अलावा कुछ और वैक्सीनेशन भी होते हैं जो कि रेयर, थोड़े से कम कॉमन है, लेकिन उनके लिए भी वैक्सीनेशन लगते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट वेरी कॉमन बट दे आर वेरी डेंजरस। जैसे कि एक ब्रेन फीवर के लिए मेनिंगोकोकल वैक्सीनेशन होता है, या चाहे जैपनीज़ इनकेफ्लाइटिस का वैक्सीनेशन जो चमकी बुखार कहा जाता है उसके लिए वैक्सीनेशन होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि एक वो होता है कॉलरा के लिए वैक्सीनेशन होता है। तो ये सब वैक्सीनेशन हालांकि अवेलेबल हैं बट दे आर नॉट वेरी कॉमन डिजीजेज। तो उनके लिए हम पेरेंट्स से 1-to-1 डिस्कशन करके उसके बाद हम उनको वैक्सीनेशन ऑफर करते हैं, वेदर दे आर कंफर्टेबल विद दैट वैक्सीनेशन और नॉट। बट ये कहना कि ये वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं है या इसकी ज़रूरत नहीं है, ये किसी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जिसको वो बीमारी हो गई वही वो समझ सकता है कि भैया उस बीमारी की क्या कीमत है, उसके लिए उस वैक्सीनेशन की क्या कीमत है। निश्चित तौर ठीक है, तो इसलिए हम जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में है वो तो लगाते चलिए, ही हैं। वैक्सीनेशन से जुड़े मेरे कुछ और भी सवाल हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। साथ ही साथ मैंने कॉलर्स को याद दिला दूं कि अगर आपके भी कुछ सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, तो फोन लाइन के जरिए आप पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है आपकी हर समस्या के समाधान के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हेल्दी इंडिया में। आज हम बात करें शिशु रोग के विषय में। अगर आपका भी छोटा बच्चा है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम उसको है, सर्दी जुकाम बार बार क्यों होता है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स का पैनल यहाँ पर मौजूद है। आप फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। मैं डॉक्टर का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर मनीषा हमारे साथ है। डॉक्टर मनीषा, डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी कई दफ़ा देखे जाते हैं, तो किस तरह से ये समझें कि आपकी जो पेरेंटिंग है या जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं? डॉक्टर मनीषा, माइक। सॉरी। सो बच्चे के बर्थ के बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो एक 1.5 साल में आपको समझ आने लगता है कि जैसे कुछ कॉग्निटिव इश्यूज़ हो गए, बिहेवियरल है, स्पीच रिलेटेड है, लैंग्वेज है, या कुछ चलने में दिक्कत है,
सो बेसिकली ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, इस तरह की डेवलपमेंटल इश्यूज़ अगर हैं, या इवन जो गेज़ है, सो जो आई कांटेक्ट है, सो कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि नहीं नॉर्मल नहीं है, या आप आवाज़ लगा रहे हैं तो बच्चा नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, या फिर बेल की आवाज़ या कुछ चीज़ गिर रही है तो उसकी तरफ नहीं देख रहा है, तो कुछ बच्चे को हियरिंग रिलेटेड भी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ भी चेंजेस अगर आपको दिखते हैं तो आपको डेफिनेटली एक्सपर्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। कंसल्टेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं उसके लिए, क्योंकि जैसे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे ऑटिस्टिक कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम अर्ली एज पे नहीं समझ आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़े होने लगते हैं, वीक बाय वीक आपको डिफरेंसेस पता चलने लगते हैं। या अगर कुछ आईक्यू रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सो हाई आईक्यू भी हो सकता है, लो आईक्यू भी हो सकता है। अब किस कैटेगरी का आईक्यू है, मेंटल रिटार्डेशन का केस है या नहीं है, तो इस तरह के कुछ भी चेंजेस अगर लगते हैं, सो विद इन 2 to 3 ईयर्स हमें समझ आ जाता है कि कुछ चेंजेस हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। और कुछ असेसमेंट्स होते हैं, वैल्यूएशन होते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी आ जाती है कि क्या इश्यूज़ हैं, और उन पे बेस्ड फिर कुछ थेरेपीज़ हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर स्पीच थेरेपी रिक्वायर्ड है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिक्वायर्ड है, तो हमें अगर कुछ भी चेंजेस हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दे शुड बी टेकन वेरी सीरियसली बाय द पेरेंट्स। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जैन भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पीयूष, छोटे बच्चों को लेकर बहुत सारे ना एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे होते हैं, नए नए पेरेंट्स बने होते हैं बहुत सारे लोग, तो कई दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए लेकिन वो कर जाते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से कॉमन इश्यूज आपके पास आते हैं? थैंक यू। ये बात तो सही है बिल्कुल कि अभी जो नए पेरेंट्स होते हैं, और आजकल क्योंकि जॉइंट फैमिलीज कम होती जा रही हैं और मेट्रो सिटीज़ में न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा होती हैं, तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, और कई बार वो गूगल से सब चीज़ों को सर्च करने की कोशिश करते हैं, और उसमें सही तरह की इंफॉर्मेशन कई बार उनको नहीं मिलती। कॉमन इश्यूज़ है, जैसे अगर हम फर्स्ट 6 मंथ्स में देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अपनी पुरानी बातों पर चलने की कोशिश करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे को पानी पिलाना है, या पुराने ज़माने में से बच्चों को घुट्टी वगैरह पिलाते थे, घुट्टी पिलाते हैं, काजल लगाते हैं। एक पुराना मिथ है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, या 3 to 4 मंथ्स में ही कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इस तरह के मिथ हैं, ऐसे इसमें कॉमन चीज़ ये है कि फर्स्ट 6 मंथ्स में सिर्फ बच्चे को फीड देना चाहिए, और मदर फीड जो है ब्रेस्ट मिल्क, दैट इज़ द बेस्ट मिल्क। अभी काफ़ी पेरेंट्स जब सोचते हैं, उनको लगता है कि नहीं, अगर हम डब्बे का दूध देंगे तो बच्चे की डिमांड अच्छे से पूरी होगी, बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, जबकि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही फर्स्ट 6 मंथ में देना चाहिए। और ये देखा गया है कि जितना बच्चे को ज़रूरत होती है फर्स्ट 6 मंथ में, उतना फीड आता है, और अगर ज़्यादा मदर पिलाएगी तो और ज़्यादा आएगा। और फर्स्ट 6 मंथ्स में कोई भी घुट्टी, ग्रे वाटर, शहद, चाय और पानी, ये सब नहीं पिलाना चाहिए। और जो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस है, जो हमारी नोडल ब्रांच है, जो हमारी एडवाइजरी ब्रांच है IM में, मतलब इंडिया में, और जो WHO की सेइंग है, फर्स्ट 6 मंथ्स में कुछ भी खिलाना नहीं चाहिए बच्चे को। दूसरा ये देखा गया है कि जैसे बच्चे को फीवर होता है, फीवर है तो बहुत ज़्यादा उसको बच्चे को कवर कर देते हैं और ज़्यादा, उनको लगता है कि बच्चे को ठंड ना लग जाए, और जबकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर फीवर है, शरीर गर्म है, तो जब तक बच्चे के ऊपर से कपड़े कम नहीं करेंगे और बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं रखेंगे, तब तक फीवर कम नहीं होगा। कई बार गर्मी में काफ़ी लोग आते हैं इस तरह के जो कि बच्चों को फीवर लेके आते हैं, हाई ग्रेड फीवर, है ना। एक नॉर्मल कंसेप्ट ये है कि अगर हम सर्दियों में हीटर चलाकर कमरे को गर्म रखते हैं, या रूम टेम्परेचर जो आइडियल है 27 डिग्री सेंटीग्रेड वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो अगर बहुत गर्मी हो रही है, 45, 46, 47 टेम्परेचर चल रहा है, तो AC या कूलर से कमरे को ठंडा भी करना चाहिए गर्मियों में। तो गर्मियों में ठंडा नहीं करते, अगर बुखार हो रहा है तब तो और बंद कर देते हैं AC कूलर सा। ये एक इस तरह का मिथ है जो कि जिसमें बहुत सारे पेशेंट आते हैं इस तरह की गर्मियों में कि बच्चे को बुखार चल रहा है, वो अपना कूलर, AC, पंखा सब बंद कर देता है कि नहीं बच्चे को ठंड लग रही है। तो ये एक कॉमन मिथ है इस तरह का, इसको जरा ठीक करना चाहिए। मतलब ये जब भी कभी बुखार हो
बच्चे के कपड़े उतारे, मतलब बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि थर्मोइलेक्ट्रिक टेम्परेचर है उस पर रखने से जल्दी बच्चा ठीक होता है। बहुत कवर करके नहीं रखना चाहिए। जी डॉक्टर मृदुल जी, डॉक्टर मृदुल मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम स्टूल को लेकर बात करें, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कॉन्स्टिपेशन का भी हम जिक्र कर रहे थे, तो कई दफ़ा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वीक में 2 या 3 बार ही वो जा रहे हैं, सो इज इट नॉर्मल या फिर इसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अगर हम बात करें एक बड़े बच्चे की, न्यूनेट्स में वीक में 2-3 बार जाना भी कॉमन होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मानी जाती है। बट हम कॉन्स्टिपेशन वर्ड यूज़ करते नहीं उनके छोटे बच्चों के लिए। कॉन्स्टिपेशन वर्ड हम यूज़ करना शुरू करते हैं जब बच्चा 6 महीना 1 तो साल ये कॉमन बेसिकली ये टॉडलर्स के लिए है या फिर इन्फेंट्स के लिए है? या इन्फेंट्स एक और कैटेगरी हो गई नियोनेट्स मतलब लेस देन 1 मंथ। उस टाइम पे दिन में 3 बार जाना या 3 दिन में 1 बार जाना, दोनों को ही नॉर्मल माना जाता है। बियॉन्ड दैट बोला जाता है कि अगर बच्चे को 1 बार डेली तो मोशन पास करना ही चाहिए, एंड 2-3 दिन पे 1 बार करने एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। ये कॉन्स्टिपेशन का ही साइन है, क्योंकि इस पे अगर जब मोशन जब पास करेगा वो काफ़ी ड्राई होगा, हार्ड होगा, एंड इवेंचुअली वो पेनफुल भी होगा, तो इवेंचुअली ये और कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देता है। तो एक बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट टॉडलर बच्चे के लिए बियॉन्ड दैट डेली मोशन पास करना प्रैक्टिकली नेसेसिटी है बच्चे के लिए, देखा जाए तो। बेसिक बात ये है कि जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा थोड़ा इसमें कि जो बच्चा मदर फीड पे रहता है ना, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। मदर फीड नेचर ने ऐसा बनाया है कि उसमें हर चीज़ होती है, और उस पर अगर ब्रेस्ट फीड, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे कोई बेबी है तो वो 7 दिन तक भी पॉटी ना जाए, नथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि वो 6वें 7वें दिन 8वें दिन भी जाएगा पॉटी तो वो सॉफ्ट ही निकलेगी और उसको कोई पेन नहीं होगा। तो एक कई बार पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि ये 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, बच्चे ने पॉटी नहीं किया है, तो हम एग्जामिनेशन करते हैं, बच्चा एक्टिव है, प्लेफुल है, एब्डोमेन सॉफ्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो और दूध भी ठीक से पी रहा है, तो हम रीश्योर करके भेज देते हैं पेरेंट्स को कि कोई बात नहीं, अभी 1-2 दिन में कर देगा, और वो कर भी देता है 1-2 दिन में। रोज़ करे पॉटी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड बेबी, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, 6 महीने के बाद जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं सेमी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, उस कंडीशन में फिर बच्चा अगर 1-2 दिन पॉटी ना करे तो उसमें फिर अंदर वो सॉलिड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ड स्टूल हो जाते हैं, फिर वो जब बच्चा पॉटी करेगा तो वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है, जिसको बच्चा फिर रोकने की कोशिश करता है, फिर और डिले होता है, तो इस तरह से स्थिति बिगड़ते जाती है डे बाई डे। तो इनिशियल 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड बेबी, नॉट पासिंग स्टूल 6-7 डेज, नथिंग टू वरी। लेकिन डॉक्टर पीयूष ने कुछ ऐड ऑन इसमें करना चाह रहे थे शायद। डॉक्टर पीयूष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे डॉक्टर अमित ने भी बताया, बहुत सही बताया। हाँ। इसमें एक कॉमन मैं ऐड करना चाहूंगा कि पेरेंट्स को एडवाइस करने के लिए कॉमन रूल ये है कि वी शुड एडवाइस देम कि बच्चा 1 दिन में 5 पॉटी करे या 5 दिन में 1 पॉटी करे। इट इज एब्सोल्यूट नॉर्मल फर्स्ट 6 मंथ में स्पेशली। 1 दिन में 5 या तो कई बार क्या होता है कि बच्चे गैस पास करते हैं, गैस पास से हल्की सी पॉटी निकल जाती है। 5-6 बार बच्चे ने ऐसा किया तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि नहीं 6 बार पॉटी हो गया या 5 बार पॉटी हो गया। तो अगर 1 दिन में 5 बार पॉटी कर रहा है बच्चा या 5 दिन में 1 बार कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। तो डॉक्टर पीयूष, ये टॉडलर्स के लिए भी सेम है? अगर बच्चा 4 साल का है, 4-5 साल का है, अगर वो 1 दिन में 4-5 बार पॉटी कर रहा है, सो इज इट ऑल्सो नॉर्मल या फिर वो हाँ? इट इज ओनली फॉर द इन्फेंट्स। जैसे डॉक्टर अमित ने भी बताया कि जब हम ऊपर चीजें खिलाने शुरू करते हैं और लिक्विड्स कम ले रहा है बच्चा, तो फिर पॉटी हार्ड होनी शुरू हो जाती है उसमें और कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है। अगर बच्चे को पॉटी करने में, डेली करने में भी स्ट्रेन लगाना पड़ रहा है, उसको जोर लगाना पड़ रहा है, तब भी हम इसको कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। ओके, ठीक है। डॉक्टर मीनल, डायपर को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं अलग अलग, और कई दफ़ा देखा जाता है कि जब बच्चे डायपर पहनते हैं तो बहुत रैशेस के इश्यूज भी हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या बड़ा रीज़न है कि बच्चों को डायपर पहनाया हुआ इसलिए रैशेस हो गए हैं, या कोई पर्टिकुलर ब्रांड आपको सूट नहीं करा इसलिए रैशेस हो गए हैं, या फिर डायपर नहीं पहनाना चाहिए? ओके, डायपर, पहली बात तो ये कि डायपर पहनाना चाहिए। देयर हैव बीन स्टडीज़ एंड रिसर्चेस, आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर कि डायपर पहनाने से बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबली सोता है। सो देयर इज़ नो हार्म इन पुटिंग डायपर्स। इन फैक्ट डायपर्स शुड बी पुट ऑन। जो हम लंगोट पहनाते हैं बच्चों को, दैट इज़ नॉट राइट, क्योंकि कई बार को ऐसा हो सकता है कि बच्चा अच्छे से हम जो रैप करके रखे हुए हैं बच्चे को, एंड वो गीला हो गया और हमें मे बी 1 आवर के बाद रियलाइजेशन हुआ एंड बच्चा गीले कपड़े में रह गया। तो डायपर्स डेफिनेटली आर रिकमेंडेड। रैशेज़, हाँ, रैशेज़ डायपर की वजह से नहीं होता है। उसमें जो अगर हमने यूज़ किया हुआ डायपर, बच्चे ने यूरिन पास किया या स्टूल पास किया और वो अनअटेंडेड रह गया फॉर लाइक 1 आवर या 2 आवर्स या 3 आवर्स,
तो फिर रैशेस डेफिनेटली होंगे, क्योंकि वो वहाँ का जो मॉइस्चर है, डाइपर का जो मॉइस्चर है वो रैशेस कॉज करेगा। अगर स्किन मॉइस्चर वाले एरिया में, वाले डाइपर में रह गया बहुत लंबे टाइम तक, तो इट्स गोइंग टू कॉज रैशेस। सो डाइपर पहनाना है, बट एवरी मे बी 1 आवर और 2 आवर्स चेक करना है दैट डाइपर बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं हुआ है। डाइपर, बच्चे को डाइपर में अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। एंड रैश क्रीम्स अवेलेबल हैं नॉन मेडिकेटेड। सो अगर नॉन मेडिकेटेड रैश क्रीम आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं, और अगर थोड़े बहुत रैशेस हो जाते हैं तो इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आप अपने पीडियाट्रिशियन से कॉन्टैक्ट करके रैश क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रैशेस को छोड़ देंगे और डाइपर पहनाते रहेंगे तो वो वर्सन हो सकते हैं। वी गेट पेशेंट जो जिन्होंने शुरुआत में ही जैसे रैश डेवलप हुआ, उन्होंने शुरुआत में ही दे टेक एक्शन एंड वो क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल। बट इफ लेफ्ट अनअटेंडेड वो कई बार को स्किन वहाँ का एक्सकोरिएट हो जाता है। सो रैशेस को कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई वुड से दैट डाइपर्स आर रिकमेंडेड, यू कैन पुट ऑन द डाइपर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े दिल्ली से, अनीता जी हैं, स्वागत है आपका। सवाल आप अपना पूछ सकती हैं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारा जो छोटा बेबी है, ये अभी 7 महीने का हुआ है, 8वें में लगा है। तो इसकी जो आंखें हैं वो थोड़ी लाल लाल सी हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा। जी डॉक्टर पीयूष, अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहें। डॉक्टर पीयूष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी यस यू आर। डॉक्टर पीयूष, मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर अमित, प्लीज़ आप बताइए। देखिए, रेडनेस ऑफ आईज हो रही है इन्फेंट जो कि 1 साल से छोटा है। मोस्ट प्रोबेबली वो घर में ही रहता होगा, घर से बाहर जो तो निकलता नहीं होगा। अगर सिर्फ हल्की रेडनेस है और स्टिकीनेस नहीं है, अगर आंख चिपक नहीं रही है, गिर नहीं आ रहे हैं, तो इन्फेक्टेड होने के चांसेस नहीं हैं। वो ज़्यादा चांसेस हैं किसी इरिटेंट की वजह से, हो सकता है कुछ ऑयल चला गया हो या कोई डस्ट पार्टिकल चली गई हो या बच्चे ने ही आँख रगड़ लिया हो। तो इस तरह के केसेस में जल्दी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये आप ट्राई करिए, कोशिश करिए इस चीज़ को ढूंढने की कि किस चीज़ से उसको आँख में इरिटेशन हो रहा है। हो सकता है कोई पैट वगैरह हो घर में, उसकी वजह से, या कोई डस्ट की वजह से, या फिर कई बार काजल वगैरह लगाने की वजह से, या ऑयल जाने की वजह से भी हो सकता है। अगर आंखें चिपकने लगती हैं या फिर उनमें गिद्दाने लगती है तो आप डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियन या फिर अपने आई के डॉक्टर जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मनीषा, अभी जैसे आपने जिक्र किया इतने सारे इश्यूज़ का, तो मुझे लगता है कि पहले के टाइम में ये सब इतने बड़े इश्यूज़ नहीं होते थे कि बच्चा वक्त पे बोल नहीं रहा है, क्योंकि अगर 1-2 साल का बच्चा नहीं बोल रहा तो आई थिंक शायद 4 साल में तो वो बोलेगा ही। सो आज के टाइम में या हम इसे जागरूकता कहेंगे या फिर हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एग्जैजरेट हो रही हैं, मतलब कैसे आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, अवेयरनेस तो काफ़ी आई चुकी है, जागरूकता है डेफिनेटली, और इसीलिए जो छोटे मोटे जो डिसऑर्डर्स पहले हुआ अब जो होने लगे हैं, और पहले इन सब चीज़ों को नॉर्मल समझा जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा भी इधर उधर चेंजेस हमको दिखते हैं, तो पेरेंट्स भी जागरूक हैं और वो कंसल्ट करते हैं, प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। जैसे आपने मेंशन किया यहाँ पे स्पीच हो गया, या बच्चा चलना कब शुरू करता है, खड़ा कब हो गया, तो उसके लिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं। बिल्कुल। अगर मैं रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे से जुड़ चुके हैं भीलवाड़ा से, श्यामलाल जी हैं। श्यामलाल जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी सर, मेरा जो है भतीजा है अभी 9 साल का, लेकिन उसका वेट कम, वो खाने पीने थोड़ा परहेज करता है, रोज तो सही लेकिन खाना बहुत कम खाता है, क्या करें उसके लिए? डॉक्टर मृदुल। एक्चुअली सवाल में समझ जी डॉक्टर, नहीं, क्लियर नहीं था। उन्होंने बोला बच्चा खाना तो खा रहा है लेकिन उस तरीके से वजन उसका नहीं बढ़ रहा है। वज़न कितना है, वज़न का एक्चुअली ग्रोथ चार्ट हम फॉलो करते हैं, तो वज़न यूजली बिफोर 6 मंथ्स बहुत फास्ट ग्रो होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चा उतनी अपनी कैलोरी स्पेंड नहीं कर रहा है, हम जो खिला रहे हैं वो बच्चा बेड पे ही है, सो मोस्ट ऑफ द जो हम फीड दे रहे हैं उसको वो कैलोरीज में कन्वर्ट हो रहा है। बट वंस द चाइल्ड बिकम्स एक्टिव, कि एक बार वो खेल रहा है, कूद रहा है, तो वज़न बहुत स्पीड पे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका बच्चा सपोज़ कि 6 महीने पहले बच्चा सपोज़ 2 साल का है और उसका वज़न 6 महीने पहले
12 किलो का है और 6 महीने बाद 13 किलो का ही होता है या 12.5 होता है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी कि हमारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ा है। बस देयर शुड बी कांस्टेंट, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना चाहिए। बच्चा एडिक्वेटली अगर खा रहा है, बार बार बीमार नहीं पड़ रहा है, स्कूल जा रहा है, देन वेट के पीछे और थोड़ी बहुत उसकी वेट में ग्रोथ हो रही है, देन बेबी के वेट के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। कंसर्न होना चाहिए कि उसका बहुत बीमार तो नहीं पड़ रहा है, वज़न कम तो नहीं हो रहा है, उसके साथ कोई और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं जैसे फीवर, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, अगर खांसी हो रही है लंबे टाइम के, देन तब कंसर्न होना चाहिए। लेकिन अगर अच्छे से खा रहा है और थोड़ा भी बहुत वज़न बढ़ रहा है तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मनीषा, आपकी बात अधूरी रह गई है, लेकिन 10 सेकंड में अगर आप बात अपनी कंप्लीट कर पाए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। बिल्कुल, मैं बस एक यही मैसेज देना चाहूँगी। डेवलपमेंटल माइलस्टोन से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर कुछ भी चेंजेस आपको लग रहे हैं, डिलेड माइलस्टोन्स हैं, तो प्लीज़ उसको आप लाइटली ना लें और आप कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है अर्ली एज पे डिटेक्शन अगर हो जाता है टाइमली तो उसका निवारण भी हो जाए। थैंक यू सो मच। तो जागरूक रहें और अपने बच्चे पे कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। जब भी आपको कोई दिक्कत लगती है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके संपर्क करें, कांटेक्ट करें, उनसे पूछें। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आज हेल्दी इंडिया में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।